In the latest UPSC result 2025, top 10 out of top 10 are from various courses of Vajram and Ravi, with All India Rank 1 Anuj Agnihotri and many more. For over a decade, the All India Rank 1 has emerged from this very ecosystem. A journey powered by 50 plus years of legacy. Join the GS Foundation program. Inquire now. Hello everyone, my name is Anurag and I have secured rank 120 in this UPSC CSE 2025 and मैंने अपना बीटेक किया है ट्रिपली से from BITS Pilani and this was my second attempt. First attempt में मेरा mains I got 728 marks and the general cutoff was 729. तो एक नंबर से मेरा mains रह गया था. So after that, I'll tell you what I changed in this attempt. तो पहले मेरे मार्क्स GS1 में was 86, तो that was pretty low. तो इस बार मैंने GS1 में I focused on content more. I referred to Vision IAS की previous 2 years जो टेस्ट सीरीज होती है उससे मैंने कंटेंट अपना बिल्डअप किया. प्लस सोसाइटी के लिए I specifically read the 11th NCERT और सोशियो के अनिमेश प्रधान सर के नोट्स हैं उनकी या 2 थी पिछली बार, तो उनके नोट्स थे वो मैंने रेफर किए थे और उनके सोशियो के जो ऑप्शनल के नोट्स हैं वो, तो उसमें से काफी वैल्यू एडिशन काफी स्कॉलर्स के नाम मिले थे, तो दैट इज इम्पोर्टेंट. GS1 में आई थिंक यू हैव टू मेक योर कंटेंट अ बिट डिफरेंट बिकॉज सोसाइटी और फिर बाकी जो ज्योग्राफी रहता है उसमें काफी जर्नलिस्टिक पॉइंट्स आते हैं. तो ईच लाइक हिस्ट्री, सोसाइटी, ज्योग्राफी, दीज आर 3 मेन कंपोनेंट्स. तो हिस्ट्री में इफ यू कैन ऐड फैक्ट्स जैसे डेट हो गई, कोई हिस्ट्री में स्कॉलर्स के नाम हो गए जो आपको स्पेक्ट्रम में मिल जाते हैं, कोट्स में स्पेक्ट्रम में कोट्स में मिल जाते हैं आपको स्कॉलर्स के नाम. इफ यू कैन ऐड कोट्स इन हिस्ट्री एंड इवन डेटा लाइक इंडिगो एक्सपोर्ट्स, कॉटन एक्सपोर्ट्स और सॉल्ट टैक्स, ये सब बहुत हेल्प करता है हिस्ट्री में. फॉर सोसाइटी अगेन स्कॉलर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सोशियोलॉजी के स्कॉलर्स हो गए, रामचंद्र गुहा हो गया, एम एन श्रीनिवास हो गए, इनको अगर आप अपने उसमें कोट कर रहे हो स्पेशली इंट्रोडक्शंस में कि से डेवलपमेंट की डेफिनेशन हो गई, जोसेफ स्टिग्लिट्ज की डेवलपमेंट की डेफिनेशन हो गई, तो दीज आर वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट्स इन योर आंसर दैट मेक योर आंसर डिफरेंट. ज्योग्राफी में अगेन इट्स अ क्लीशे कि मैप्स बनाने, मैप शुड नॉट बी ट्रीटेड एज वैल्यू एडिशन, वो आपके आंसर का ही पार्ट है. ऐसा नहीं है कि आप कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हो, मैप बनाने ही है. उसके अलावा अगर आप उसमें कुछ, अगर आप एक से ज्यादा मैप बना रहे हो देन दैट्स अ वैल्यू एडिशन. एक तो ज्योग्राफी में हर क्वेश्चन में एक मैप तो बनना ही चाहिए, एक मैप या डायग्राम जो भी रेलेवेंसी है उसकी. नाउ कमिंग टू GS2, आई थिंक GS2 इज अ टॉपिक दैट्स प्रिपेयर्ड मोस्ट थरोली बाय एवरीवन. और ये टॉपिक जो होता है ये मतलब सबका एक तरीके से स्ट्रॉन्ग सूट ही होता है. आप किससे पूछ लो GS2 इज देयर स्ट्रॉन्ग सूट. सो टू मेक इट डिफरेंट, your introduction and conclusions should be very good because mid content other than adding a lot of data there's nothing much you can do because standard चीजें होती हैं, there's standard things, तो उसमें आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते. but introduction and conclusions, if you're adding quotes to that like say women is the central theme in a question, so you can always add Jawaharlal Nehru's quote ki नेशन वुड अवेकन व्हेन द वुमेन अवेकन. तो ऐसे कुछ कोट्स प्रिपेयर कर लो. सोली सरब जी का कोट हो गया गवर्नर के बारे में, तो ऐसा कुछ कोट्स पे आप प्रिपेयर कर लेंगे तो इट वुड बी नाइस. और ये प्रिपेयर करने के लिए यू हैव टू रीड लॉट ऑफ न्यूज़पेपर, कि न्यूज़पेपर में जो आ रहा है उसमें दे ऑफन कोट दीज स्कॉलर्स, जो भी एडिटोरियल्स आ रहे हैं स्पेशली हिंदू में, तो वहां से आप ये कोट्स नोट डाउन करते रहिए, तो ओवर द ईयर ये बिल्डअप हो जाता है. और करंट अफेयर्स के लिए मैंने दिपिन दामोदरन सर की क्लास ली थी, तो दैट इज अ वेरी गुड वैल्यू एडिशन. तो इन दोनों से बैलेंस करके मेरे पास कंटेंट की कोई कमी नहीं थी. आंसर राइटिंग का एंड में आ जाएंगे. GS3 में इट्स अगेन अ वेरी ब्रॉड सब्जेक्ट. इकोनॉमिक्स के लिए स्पेसिफिकली आई वुड सजेस्ट इकोनॉमिक सर्वे इज मस्ट. मतलब 8 क्वेश्चन आते हैं, तो 8 में से 5 क्वेश्चन तो इकोनॉमिक सर्वे से यू कैन आंसर as far as I can recall. 8 में से 5 क्वेश्चन तो यू कैन आंसर. फिर जो बाकी के 3 होते हैं उनमें थोड़ी इकोनॉमिक स्पेसिफिक नॉलेज भी लगती है और थोड़ा
जरूरी भी होता है कि आपको फाउंडेशन जो बेसिक आपको कॉन्सेप्ट्स हैं वो पता होने चाहिए, क्योंकि कुछ बाउंसर्स भी होते हैं. यू हैव टू बिल्ड अप फ्रॉम ए कॉन्सेप्ट. जैसे इस बार क्वेश्चन, आई थिंक इट वाज फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मेंस की GHDI पूछ लिया था, जो काफी लोगों को नहीं पता था. तो फॉर दैट यू हैव टू नो द बेसिक ऑफ इनइक्वालिटी. यू हैव टू बिल्ड अप योर आंसर अराउंड दैट. तो इसके लिए बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स भी आइडिया होना चाहिए, और एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि ग्लोबल इकोनॉमी में क्या चल रहा है. उसके लिए अगेन न्यूज़पेपर एंड Dipin sir की classes is good अगर you can do it, if you can fit in your timeline. Second part of GS3 is science and tech. तो साइंस एंड टेक में अगेन करंट इश्यूज पे आपका होल्ड होना चाहिए, क्योंकि करंट इश्यूज और लेगेसी इश्यूज भी, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, AI हो गया, ये सब रिपीटेड टॉपिक्स हैं, यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स हैं. तो इनमें क्वेश्चन घूम घूम फिरा के आता ही है, और अगर नहीं भी आता है तो यू कैन ऑलवेज ऐड दीज थिंग्स इन सम आंसर्स. तो इस पे फर्स्ट ऑफ ऑल अपना फाउंडेशन, एक मटेरियल जो भी आपका है उसको खूब बार रिवाइज कीजिए साइंस के लिए, क्योंकि साइंस में ये रहता है कि क्या लिखे, एक पेपर पेज भरने में बहुत दिक्कत होती है साइंस में. तो आपका फाउंडेशन अगर ठीक रहेगा तो यू कैन ऑलवेज जनरेट पॉइंट्स. फिर एनवायरमेंट में प्रिपेयर कीवर्ड्स, जो एनवायरमेंट कीवर्ड्स हैं, जैसे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट हो गया, उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आया था 24 में. तो उस पर आप 200 वर्ड्स लगभग के प्रिपेयर करेंगे तो इट वुड बी रियली गुड. मतलब एनवायरमेंट में देयर इज नो बिग एफर्ट नीडेड, इट्स जस्ट एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर करिए और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, इट्स अ लो हैंगिंग फ्रूट, ये आप कर सकते हैं. देन डिजास्टर मैनेजमेंट, अगेन अ वेरी लो हैंगिंग फ्रूट. तो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ डिजास्टर्स, एंड फॉर दैट यू कैन इवन यूज प्रीवियस 10 years पेपर ऑफ यूपीएससी. आप जस्ट प्रिपेयर कर लीजिए प्रीवियस 10 years में क्या पूछा है इन्होंने, प्रिपेयर 250 वर्ड्स आंसर्स, एंड यू कैन यूज ChatGPT फॉर एग्जांपल्स, ग्लोबल एग्जांपल्स, इंडियन एग्जांपल्स, क्या स्ट्रैटेजी रहती है. कुछ गवर्नमेंट ने रूल्स भी लाई, वो भी ChatGPT आपको बता देगा. तो डिजास्टर मैनेजमेंट कंप्लीट टॉपिक कैन बी read from ChatGPT. It's a very short topic and 1 or 2 questions are guaranteed. Internal security, again a very fruitful topic I would say, कि इसमें आप थोड़ा एफर्ट डालते हो तो बहुत ज्यादा रिजल्ट होता है. 4 क्वेश्चन आते हैं और 4 क्वेश्चन में एक नक्सलिज्म पे आ जाएगा, टेररिज्म पे आ जाएगा, साइबर क्राइम पे आ जाएगा, या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पे आ जाएगा, नार्को ट्रैफिकिंग पे आ जाएगा. तो इन्हीं के अराउंड क्वेश्चन घूमता है. तो प्रिपेयर 250 वर्ड्स आंसर्स फॉर ईच ऑफ द टॉपिक यू कैन फाइंड. अगर आपको कोई भी ऐसा लगता है कि यार ये साइबर, ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, तो उस पर 250 वर्ड का एक आंसर बना लीजिए, और अगर वो आ गया तो डायरेक्टली आपका वो अच्छा हो जाएगा, टाइम बच जाएगा, और यू कैन गिव योर टाइम टू अदर आंसर्स. देन एथिक्स, GS4 पे आते हैं. एथिक्स में कंटेंट आई डोंट थिंक इज अ इशू फॉर पीपल, कि कंटेंट को प्रेजेंट कैसे करना है वो इशू होता है. कंटेंट तो यू कैन ऑलवेज गेट फ्रॉम सोर्सेज, काफी सोर्सेज है एथिक्स कंटेंट के लिए. पर स्ट्रीमलाइन करने के लिए आई वुड सजेस्ट कि जो कीवर्ड्स हैं एथिक्स में, एक तरीके से जो सिलेबस है वही पेपर में रेप्लिकेट होता है, कुछ नया नहीं होता है उसमें. तो एथिक्स में ह्यूमन वैल्यूज हो गई, एप्टीट्यूड हो गया, हर पे एक स्कॉलर की आप डेफिनेशन तैयार कीजिए और उस पे कंटेंट तैयार कीजिए कि इस पे हम, अगर मान लो केवल ये स्टैंड अलोन कीवर्ड आ गया, मेरे से इमोशनल इंटेलिजेंस दे दिया और इस पे 150 वर्ड्स लिखवा रहे हैं, मेरे पास होना चाहिए, और उसके बेस पे स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए. तो उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि हम लुकमान आईएएस की साइट पे काफी सारे टॉपर्स की आंसर शीट्स हैं, उसमें आपको केस स्टडीज भी हैं और जो आंसर कैसे लिखते हैं वो भी है. तो इसमें आपको एक आंसर जनरेट करने की स्किल आएगी, और उसको देन वंस यू हैव डन इट, या आप काफी सारे टॉपर्स के आपने आंसर देख लिए एंड आपने लिखे भी हैं, देन गो टू PYQs, 10 year PYQs. और अगर इफ यू कैन जनरेट योर आंसर्स, तो देन यू आर इन डिसेंट स्पेस. आप कंटेंट अगर नहीं भी कर पा रहे, कंटेंट आपका इतना स्कॉलरली नहीं आ पा रहा है, पर आपके आंसर का एक स्ट्रक्चर बन जा रहा है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एथिक्स. आप ये सोच पा रहे कि इस क्वेश्चन में मैं लिखूंगा क्या, वो यार, अगर आप ये सोच पा रहे क्वेश्चन देख के, देन यू आर फार अहेड इन द रेस. एक मेधा आनंद मैम की, इफ आई एम करेक्टली रिमेम्बरिंग, उनका टेलीग्राम चैनल है, तो वहां पे शी हैज डिस्कस्ड कि वो कोर्स वाले होते हैं, उनको एक ऐसे मिनी ऐसे टॉपिक की तरह वो लेती थी. तो दैट अप्रोच आई यूज्ड, कि मैं स्टार्ट भी एनेक्डोट से करता था और सर्कुलर अप्रोच करके कंक्लूजन में ऐड भी ऐसे ही करता था.
तो कोड्स यू कैन परहैप्स अप्रोच अ बिट डिफरेंटली, जैसे मोस्ट लोग करते हैं, तो उसका भी हो सकता है रिवॉर्ड मिले आपको। अदर देन दैट, ये तो हो गया मेजरली कंटेंट, जो हम कंटेंट कैसे प्रिपेयर करें, कहाँ से प्रिपेयर करें। अब आंसर राइटिंग पे आते हैं, तो आंसर राइटिंग के लिए मैंने क्या डिफरेंट किया था इस बार। मैंने इस बार स्ट्रक्चर पे ज्यादा फोकस किया। पिछली बार मैंने टेस्ट लिखे थे, पिछली बार आई गेव अराउंड 12 टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट 3 घंटे के। इस बार आई डिडंट गिव एनी जीएस स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज। एथिक्स की मैंने मुदित जैन सर की टेस्ट सीरीज ली थी, पर जीएस के लिए मैंने नहीं ली, जीएस 1 to 3 के लिए। तो उसमें लिए आई वुड सजेस्ट कि आप प्रीवियस 10 ईयर्स पेपर जाइए और उनके स्ट्रक्चर्स बनाइए पहले, और इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तो आप पूरा पूरा लिख लीजिए। अगर इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, अगर आपको लगता है कि आपकी आंसर राइटिंग थोड़ी वीक है, तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तो आप पूरे पूरे लिख लीजिए कि ये स्कॉलर यूज करूंगा मैं और ये चीज यूज करूंगा। तो उससे काफी मदद हो जाती है कि आप जैसे ही आपके पास हिट किया, जैसे मैंने डेवलपमेंट का एग्जांपल दिया था जोसेफ स्टिग्लिट्ज का, और वुमेन का एग्जांपल दिया था, ऐसे कई सारे जो स्टैंडर्ड टॉपिक्स होते हैं, जैसे हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, इनमें स्टैंडर्ड टॉपिक, स्टैंडर्ड डेटास भी हैं, जैसे डॉक्टर पेशेंट रेशो हो गया, बेड्स इन इंडिया रेशो हो गया। ये सारे स्टैंडर्ड रेशोज इफ यू हैव प्रिपेयर्ड, और कमिटीज इफ यू हैव प्रिपेयर्ड, तो मतलब पॉइंट्स जनरेट करने में देयर इज नॉट एन इशू। अगेन पॉइंट्स पे आते हैं, जब पॉइंट्स की बात करी, तो आइडियली 10 मार्क्स के क्वेश्चन में यू शुड राइट मोर देन 10 पॉइंट्स, क्योंकि आप जो भी लिखते हो 10 अगर आप 10 ही पॉइंट का टारगेट लेके जा रहे हो, तो वो 10 पॉइंट जरूरी नहीं कि रेलिवेंट हो। इफ यू राइटिंग अ बिट मोर पॉइंट्स, तो जरूर मार्क्स इंप्रूवमेंट का चांस हो जाता है। एंड ट्राई टू डिवाइड योर आंसर इन एज मेनी सब पार्ट्स एज यू कैन। उससे पॉइंट्स जनरेट करना भी इजी होता है, और पॉइंट्स की रेलेवेंसी बढ़ती है, नॉट रिपीटिंग योरसेल्फ। दिस इज कॉमन फॉर द 3 जीएस पेपर्स। बाकी एथिक्स के लिए अगेन इट्स नॉट अबाउट द पॉइंट्स, इट्स अबाउट हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योर आंसर, कि आप एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं रियल, आप मतलब एग्जामिनर को आप दिखा पा रहे हैं कि आई एम नॉट एन एथिकल स्कॉलर, बट स्टिल आई एम एबल टू थिंक दिस इश्यू फ्रॉम एन एथिकल परस्पेक्टिव यूजिंग देयर आइडियाज। ये आप अगर कन्वे कर पा रहे हैं, तो आई थिंक योर एथिक्स स्कोर वुड गो अप, एंड आई होप माइन वुड वाज आल्सो bit high this time. Now coming to essay. Essay, it is, I think, the first paper of, it is the first paper, not, and there's no doubt about it. तो वो मेक और ब्रेक होता है। मतलब अगर आपका ऐसे अच्छा चला गया, देन देयर इज द कॉन्फिडेंस कि यार ये मेंस अच्छा हो जाएगा, और ऐसे अगर बेकार चला गया तो पूरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो ऐसे आई थिंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑल दीज पेपर्स। ऐसे पे कैसे करना है कि 2 तरीके के होते हैं। कुछ लोग ऐसे बचपन से लिखते आते हैं, तो उनके लिए तो ऐसे इज नॉट एन इशू, उनकी इंग्लिश अच्छी होती है। इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आप जो भी लैंग्वेज में लिख रहे हैं इंग्लिश में, तो वो लैंग्वेज में आपका कैसे आप कन्वे करते हैं, कैसे आप बातें रखते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लंबे सेंटेंसेस, ओवर ड्रॉन सेंटेंसेस में अपनी बातें रख रहे हैं, तो वो मतलब ऐसे इज नॉट दैट गुड। शॉर्ट क्रिस्प सेंटेंस, और ऐसे का आप सिलेबस भी देखेंगे तो उसमें यही है कि अपनी बात कंसाइजली, प्रिसाइजली बताइए। अगर आप थोड़ा डाइवर्ट हो रहे टॉपिक से, दैट्स फाइन, बट ये नहीं कि पूरा ही कुछ अलग बता रहे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक। व्हेनेवर यू रीड द ऐसे, यू शुड अंडरस्टैंड द टॉपिक कि ये पूछ क्या रहा है। देन प्रिपेयर एन आउटलाइन। वो भी क्लीशे है कि आउटलाइन प्रिपेयर करिए। आउटलाइन प्रिपेयर करने में मेरी स्ट्रैटेजी ये रहती थी कि मैं टॉपिक्स लिखते रहता हूँ। जैसे जीएस का ही पेपर है, मतलब है सिविल सर्विसेज का पेपर, तो आई थिंक जीएस ओरिएंटेड ऐसे वुड बी अप्रिशिएटेड। कुछ लोग बहुत फिलोसफिकल लिखते हैं, फिलोसफिकल टॉपिक्स आ रहे हैं, पर फिलोसफिकल ऐसे लिखना आपकी चॉइस है। अगर आप कोई भी टॉपिक पकड़ते हैं, जैसे हम दिस टाइम देयर वाज दिस ऐसे कि बिटर एक्सपीरियंसेस टीच द बेस्ट लेसन्स, तो दिस इज काइंड ऑफ फिलोसफिकल टॉपिक, पर इस पे यू कैन इजीली राइट जीएस कंटेंट। तो आई शिफ्ट योर कंटेंट टू जीएस। लाइक हिस्ट्री से मैं क्या लिख सकता हूँ इसमें, पॉलिटी से मैं क्या लिख सकता हूँ इसमें, इकोनॉमी से मैं क्या लिख सकता हूँ इसमें। तो डिवाइड योर पैराग्राफ्स अप टू दैट। ऐसे स्ट्रक्चर आप ऐसे करिए कि क्वेश्चन वाइज चले। ये आपका एक एनेक्डोट हो गया इंट्रोडक्शन में, फिर इंट्रोडक्शन में आप स्ट्रक्चर वाइज बताते जाइए कि ये किया है। पिछली बार मैंने स्ट्रक्चरिंग में थोड़ी गड़बड़ करी थी। इस बार मेरा मेन फोकस ऐसे में भी स्ट्रक्चरिंग नहीं था कि क्वेश्चंस में पहले बना लेता था, एंड देन आई यूज्ड टू ऐड
कि इसमें मैं ये इस जीएस रिलेटेड टॉपिक को डाल सकता हूँ और उस क्वेश्चन को ऐसे आंसर कर सकता हूँ। तो दिस इज ऐसे। बाकी मेंस में जो रहता है वो टेम्परामेंट का भी थोड़ा इशू रहता है। प्लीज मेंटेन अ कूल टेम्परामेंट। और टाइम टाइम मैनेजमेंट इज अगेन अ वेरी क्रूशियल पार्ट। तो टाइम मैनेजमेंट वाज नॉट एन इशू फॉर मी इन बोथ द पेपर्स बिकॉज मेरी प्रैक्टिस फर्स्ट अटेम्प्ट में ही काफी हो गई थी। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में टेस्ट पे ज्यादा फोकस किया था। दिस टू अप्रोचेस, कुछ लोग करते हैं कि 15 मार्कर्स पहले कर लेते हैं फिर 10 मार्कर्स करते हैं। आई वुड नॉट सजेस्ट दैट, क्योंकि 10 मार्कर्स से योर पेपर वुड बी स्टार्ट चेकिंग ना, एग्जामिनर चेक वहां से करना चालू करेगा। तो अगर आपके 10 मार्कर्स आर सब पार क्वालिटी तो आपके ओवरऑल स्कोर में हो सकता है गिरावट आए। तो ये थोड़ा रहता है। आई वुड सजेस्ट कि वो जो फर्स्ट आवर होता है आपके मेंस का पेपर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट आवर। तो उसमें जैसे फर्स्ट 30 मिनट्स में थोड़ा इनर्शिया रहता है, तो ट्राई टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 4 क्वेश्चंस इन दैट, कि ये 4 क्वेश्चन हो जाए उसके बाद पेस पकड़ने लगते हो आप। अगर आपके 4 क्वेश्चंस हो रहे हैं देन नो नीड टू पैनिक। उसके बाद जो आखिरी जो नेक्स्ट हाफ एन आवर जो बचा है पहले घंटे में, उसमें ट्राई टू अटेम्प्ट स्क्वीज इन 5 क्वेश्चन एंड इवन 6 क्वेश्चन भी आप स्क्वीज इन कर सकते हो। टारगेट दोज क्वेश्चंस इन बोथ 10 मार्कर्स एंड 15 मार्कर जो आते हैं, जो आपने एकदम नोट्स में प्रिपेयर करके, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी का कोई क्वेश्चन हो गया, नक्सलिज्म का क्वेश्चन हो गया जो एकदम नोट से ही आ गया, या कुछ भी आ गया जो आपके एकदम नोट से है, तो वो मिल जाएंगे आपको ऐसे क्वेश्चंस। तो वो आप टारगेट कीजिए। जो बचे हुए 2 घंटे उनमें आप जो क्वेश्चंस जो नेक्स्ट एक आ रहे हैं उसमें आप वो क्वेश्चंस टारगेट कीजिए जो आप पेरिफेरी में आते हैं, जो आपको आते तो हैं पर थोड़े क्लियर नहीं हुआ, उसमें यू कैन गिव 1 आवर। तो लास्ट के हाफ एन आवर में यू शुड नॉट बी लेफ्ट विद मोर देन 4 क्वेश्चंस। ये टारगेट अगर आप लेके चलेंगे अपने अटेम्प्ट करने के टाइम भी, तो आपको एग्जाम में कोई भी पेपर हो, एथिक्स में हो, केस स्टडीज में हो, एथिक्स में जैसे केस स्टडीज बोलते हैं बहुत टाइम ले जाती है, केस स्टडीज में भी दिस स्ट्रैटेजी वुड हेल्प कि आखिर के आधे घंटे में 4 क्वेश्चन ज्यादा नहीं बचने चाहिए। ये जो बीच वाला जो 1 आवर से लास्ट के हाफ एन आवर तक है, ये पीरियड बहुत क्रूशियल है, इसमें आपका पेन रुकना ही चाहिए। सो दैट शुड बी योर एम। बाकी आप कहीं से भी लिखें, घर बैठ के लिखें, बाहर बैठ के लिखें, वो अपना प्रेरोगेटिव होता है कि कुछ लोगों को प्रेशर चाहिए होता है। मैंने घर से ही लिखे थे, मैं नहीं देने गया कहीं भी। आपको अगर लगता है कि आप एग्जाम प्रेशर में या एग्जाम हॉल में आपका प्रेशर, एग्जाम हॉल के प्रेशर में आपका नहीं होता परफॉर्म उतना, तो डू गिव इन जो भी टेस्ट सीरीज, ओपन टेस्ट सीरीज होती रहती है, तो उनको आप अटेंड कीजिए। तो आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन इन फाइनल सेमेस्टर ऑफ कॉलेज। उस टाइम मैंने एनसीईआरटीज पढ़ी थी, एनसीईआरटीज और 1 बेसिक रीडिंग ऑफ लक्ष्मीकांत। सो देन आई जॉइंड कोचिंग। नेक्स्ट आई इसमें मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी, और इन जून, आई थिंक जून 2023, देन आई गेव माई फर्स्ट अटेम्प्ट इन 2024। उसमें मेरा नहीं हुआ था, मेंस रह गया था। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द बुक लिस्ट, सो मेरा फाउंडेशन कंटेंट जो था वो नेक्स्ट आईएएस से ही था। जो भी उन्होंने नोट्स दिए थे, उनके जो मेंस एडवांस कोर्स भी चलता है, जो प्री टेस्ट सीरीज चलती है, वो एड ऑन हो गया था फाउंडेशन कंटेंट। तो मेजर फर्स्ट स्ट्रिंग का मेरा कंटेंट वही था। एज फॉर बुक्स, बेसिक बुक्स लक्ष्मीकांत मैंने काफी बार पढ़ी है, विपिन चंद्रा मैंने काफी बार पढ़ी है। बाकी नितिन सिंघानिया मैंने पढ़ी है फॉर वैल्यू एडिशन। मैंने पूरी कवर टू कवर नहीं पढ़ी है वो, बीच बीच में आर्ट एंड कल्चर में कभी इशू आता है वैल्यू एडिशन का। फॉर जियोग्राफी जीसी लियोंग पढ़ी है मैंने फॉर वैल्यू एडिशन। बाकी एनसीईआरटीज फॉर ज्योग्राफी। तो बुक्स में यही है। बाकी आई हैवंट रेड एनी बुक्स, क्योंकि आई थिंक कि अगर आप बुक पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट 4-5 टाइम्स यू हैव टू रिवाइज दैट बुक। अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हो इस पेपर में, अगर आप 4-5 बार रिवाइज नहीं कर रहे हो तो दैट इज नॉट वेरी यूजफुल फॉर दिस प्रिपरेशन। So I think that's a major, that should be a major deciding factor if you're choosing any book. कोई भी बुक पढ़ रहे हो, there's nothing wrong in that, पर प्लीज बी श्योर कि आप उसको 4 से 5 बार पढ़ पाओ। फिर प्री पे आते हैं, प्री आ भी रहा है वो। तो फॉर प्री आई थिंक माई अप्रोच वॉज टेस्ट बेस्ड, completely टेस्ट बेस्ड। आई गेव अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट, over 40 to 50 mock tests in this attempt. In this and previous in both attempts, I gave around 40 mock tests. तो 40 mock test में आपका कंटेंट भी प्रिपेयर हो जाता है और आपकी एम्पल प्रैक्टिस हो जाती है।
अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप कर पाए तो 25 ईयर्स के पीवाईक्यूज सॉल्व कीजिए, उनके सॉल्यूशंस देखिए, और अगर नहीं कर पाए तो 10 ईयर्स भी इज अनफ, क्योंकि पीवाईक्यूज एक ट्रेंड बता देते हैं आपको। तो कंटेंट के लिए आप मॉक टेस्ट कर ही रहे हैं तो पीवाईक्यूज में आप ट्रेंड एनालिसिस कर लीजिए। और मॉक टेस्ट देने की ये है कि आप मॉक टेस्ट की जो सोल्यूशन है उनसे 1 पेजर या 2 पेजर नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि वो जैसे इस बार में आई कैन रिकाउंट अराउंड 3 क्वेश्चंस जो डायरेक्टली ही मॉक टेस्ट से थे और जो टफ क्वेश्चंस कैटेगरी में आते हैं। दैट हेल्प मी लॉट। वो क्वेश्चंस आपका हो सकता है सिलेक्शन में मतलब आपके नंबर बढ़ाने में, आपको कॉन्फिडेंस देने में वो बहुत हेल्प करते हैं। सिलेक्शन तो बेसिक बेसिक जो आपके सब्जेक्ट्स है, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये कराते हैं, पर जो एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार निकल जाएगा, वो ऐसे जो बाउंसर क्वेश्चन भी हो रहे होते हैं तो उनसे आता है। तो प्री में गिव अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट। फॉर करंट अफेयर्स प्रीवियसली माय आई डिडंट रेफर टू एनी अदर सोर्स, की टाइम ही नहीं था, फाउंडेशन ही काफी लेट खत्म हुआ था, तो उसके बाद फिर टाइम बचा नहीं था। इस टाइम आई हैव डन द कंसर्ट क्लासेस, जिसमें मैंने पहले ही बताया था, तो उससे मेरे को वैल्यू एडिशन और प्री प्री और मेंस दोनों में काफी मदद हुई। एज आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर टू कि मेंस में मैंने क्या अलग किया था, अदर देन दैट की एक बेसिक बुक लिस्ट ये होती है कि यार जीएस 1 में जैसे हो गया जो हिस्ट्री वाला पार्ट होता है, उसमें एंशियंट हिस्ट्री के लिए आई वुड अगेन, जैसे मैंने बोला कि विजन की जो प्रीवियस 2 इयर्स टेस्ट सीरीज है उसमें कंटेंट इज वेरी गुड। जीएस 1 के लिए तो आई थिंक दैट कैन बी योर स्टैंड अलोन फाउंडेशन मटेरियल, कि अगर आपने एक बार बेसिक पढ़ लिया है, आपको बेसिक आइडिया है, तो उसके बाद यू कैन डायरेक्टली गो टू दोस टेस्ट सीरीज, उससे आप कंटेंट उठाइए, अपने नोट्स बनाइए, और दैट शुड बी इनफ फॉर जीएस 1, ऑल 3 सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री भी, सोसाइटी भी और ज्योग्राफी भी। फॉर जीएस 2 गवर्नेंस और सोशल जस्टिस जो है, इसके आप कंबाइन करके नोट्स बनाइए, और करंट से आप एक बार मतलब जो जो भी सिलेबस में है उसके टॉपिक्स में जो भी करंट में न्यूज आ रही है, इफ यू नॉट मतलब इफ यू नॉट डूइंग इट फॉर एनी अदर सब्जेक्ट, डू इट फॉर गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस, कि आप इससे न्यूज़पेपर से नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि ये काफी करंट और डायनेमिक टॉपिक है, और इससे अगर आप डायरेक्टली नोट्स बनाते जाएंगे तो दैट वुड बी रियली हेल्पफुल। और जी3 में मैंने कवर कर लिया है अपने मेंस वाले वीडियो में, पर ये वाला है कि इसमें बताऊंगा कि विभास सर के नोट्स जो हैं, विभास सर के इकोनॉमिक सर्वे के लेक्चर्स जो होते हैं, और वो काफी हेल्पफुल है। और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इकोनॉमिक्स में इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार भी आप देखेंगे प्री में जो 2 क्वेश्चन एकदम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे आए थे, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप समझ पाए कि बेसिक टर्म्स क्या होती है, और एक लिखने का तरीका क्या होता है इकोनॉमिक्स में, कि इकोनॉमिक्स का आंसर इकोनॉमिक्स जैसा दिखना चाहिए, पॉलिटी जैसा नहीं दिखना चाहिए। तो उसकी भी जो ट्रिक्स है वो टॉपर्स कॉपी से आपको मिलेंगी। तो और एथिक्स का आई हैव डिस्कस्ड मोस्टली, बस यही है मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। तो एंथ्रोपोलॉजी मैंने खुद से प्रिपेयर किया था, सेल्फ स्टडी, और इनिशियली आई गॉट हैंडआउट्स फ्रॉम डेवलप आईएएस फ्रॉम अ फ्रेंड हु हैड कोचिंग देयर। सो वो मेरा मटेरियल था, बेस मटेरियल, और अक्षय जैन सर की जो बुक है दैट वाज माय बेस मटेरियल एंथ्रोपोलॉजी। देन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रिपरेशन जब रिजल्ट आया था, तो लागिमा तिवारी मैम के नोट्स अवेलेबल हो गए थे मार्केट में, तो दैट सर्व्ड अ वेरी गुड वैल्यू एडिशन फॉर माय मेंस प्रिपरेशन, जो मैंने प्री से पहले रेफर किए थे। तो एंथ्रोपोलॉजी में आई थिंक व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज पीवाईक्यूज। अगर आपने प्रीवियस 10 इयर्स के पीवाईक्यूज अपने कंटेंट से मैप करके प्रिपरेशन करी है, तो एंथ्रोपोलॉजी वुड बी अ प्रीटी स्मूथ सेलिंग फॉर यू। एंड in my first attempt in mains, I got 245 marks in anthropology. My first paper was a bit lacking, but 103 marks in that. So I think first paper में the key is थोड़ा biological anthro और archaeological anthro पे जो हम focus कम करते हैं, उस पे focus ज़्यादा करना चाहिए, जो मैंने इस बार किया है, तो hopefully result आएगा उसका। Apart from the content, जो next major issue आता है वो आंसर राइटिंग का आता है, कि आंथ्रो में आंसर प्रेजेंट कैसे करें। तो उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि हम वसीम अहमद भट्ट सर की जो कॉपीज है, जो उनके टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल है, तो उनकी आप एक बार कॉपीज देखोगे तो ही यूजेस अ लॉट ऑफ स्कॉलर्स, अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स, तो उधर से हेल्प होती है अगर आप उनके स्ट्रक्चर्स को एक बार कॉपी कर पाते हैं। तो अगेन जो मैंने पहले बोला कि जो पीवाईक्यूज है प्रीवियस 10 ईयर्स पेपर, तो उनके आप
एक स्ट्रक्चर बना के रख लीजिए अपने पास, तो उससे आपको एक टाइम बचता है। और जो क्वेश्चन जैसे बाउंसर आते हैं, जो ज्यादा एफर्ट मांगते हैं पेपर में, जो ज्यादा स्कोर फेचिंग भी होते हैं, तो उनके लिए आपके पास टाइम भी ज्यादा बचता है। तो इसलिए स्ट्रक्चर बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल योर आंसर्स, जो 10 ईयर प्रीवियस 10 ईयर्स पेपर है। और उसके लिए अगर आपको अपना कंटेंट सफिशिएंट नहीं लग रहा है, तो यू कैन रेफर टू इग्नो। इग्नो इज डेफिनेशंस, जो स्पेशली डेफिनेशंस जो होती हैं, कीवर्ड्स की डेफिनेशन, जैसे माइनॉरिटीज की डेफिनेशन हो गई, या फिर शेड्यूल कास्ट की डेफिनेशन हो गई, ये सारी डेफिनेशन बाय स्कॉलर्स इग्नू के मटेरियल में अवेलेबल है, एंथ्रोपोलॉजिकल स्कॉलर्स। और उनके सोर्सेज भी हैं, काफी बढ़िया सोर्सेज उन्होंने अपनी लिस्ट कर रखे हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो आई थिंक यू शुड रेफर टू दैट फॉर एंथ्रोपोलॉजी। जो कंटेंट और आंसर राइटिंग के अलावा जो मेजर इशू रहता है, वो जीएस और एंथ्रो कैसे बैलेंस करें, वो भी एक इशू रहता है। तो आई वुड सजेस्ट इफ यू आर डूइंग कोचिंग फॉर जीएस, तो अवॉइड डूइंग कोचिंग फॉर एंथ्रो, बिकॉज उसके लिए फिर टाइम शफल कर पाना, स्पेशली इन फर्स्ट स्टूडेंट, बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि क्लासेस ही बहुत ज्यादा हो जाती है उसकी, अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो मेक अ सेपरेट शेड्यूल। एंथ्रो या ऑप्शन जो भी आपका है, अगर कोई भी ऑप्शन है, तो इट शुड नॉट बी इग्नोर्ड, इट्स द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। तो एटलीस्ट टेक whatever time you're devoting initially to your preparation, at least half, uh, around half should be to your optional, especially in the initial part. Rest प्री जैसे आता है, जैसे फेब आ गया, उसके बाद आप थोड़ा कम कर सकते हैं ऑप्शन का टाइम, पर इनिशियली तो आई थिंक मोर देन हाफ वुड बी जस्टिफाइड टू योर ऑप्शन। कमिंग बैक टू टेस्ट आंसर राइटिंग, तो जो आप भी टेस्ट लिख रहे हैं, एटलीस्ट 6-7 टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, 3 आवर्स जो टेस्ट होता है, वो आप लिख के जाइए एंथ्रो स्पेसिफिक, क्योंकि थोड़ा पैटर्न अलग होता है। और जो चॉइस ऑफ क्वेश्चंस जैसे आप चूज करते हैं क्वेश्चन, जीएस में तो आपको पूरे 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, इसमें यू हैव टू चूज क्वेश्चंस, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लग सकता है और थोड़ी एनर्जी भी उसमें लगती है, और वो चॉइस बहुत मैटर करती है, क्योंकि अगर आपने गलत क्वेश्चंस चॉइस कर लिए, तो फिर यू कैन नॉट गो बैक इन मिडल ऑफ पेपर, टाइम भी नहीं बचता। तो चॉइस क्वेश्चन शुड बी क्रिस्टल क्लियर फ्रॉम मोमेंट यू गेट द पेपर। और टेस्ट सीरीज मैंने इस अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में, मैंने लेवल अप आईएएस की टेस्ट सीरीज ली थी। प्रीवियस अटेम्प्ट में मैंने फोरम आईएएस की जो डेली आंसर राइटिंग वो लोग करवाते हैं, शायद AWFG नाम है उसका, तो वो मैंने ली थी। तो बोथ ऑफ देम आर गुड। एंथ्रोपोल लेवल अप में इट्स फुल लेंथ टेस्ट होते हैं उसमें काफी, तो इस बार मेरे एम वही था, फुल लेंथ टेस्ट का। और कंटेंट वाइज यू शुड ऑलवेज कीप एडिंग। एक तो फॉर केस स्टडीज, लाइक फॉर एग्जाम्पल केस स्टडीज में, जैसे ट्राइबल केस स्टडीज होती है, उसमें न्यूज़पेपर में स्पॉटलाइट सेक्शन आता है। स्पॉटलाइट सेक्शन में यूजुअली बाय जर्नलिस्ट एंड अदर prominent scholars, they usually do a tribal part sometimes. तो हिंदू में वो आता है, और that is very useful for the case study. तो आखिर में if you do it for 1 year regularly, you'll get a good bunch of case studies, and I think that was the reason I scored recently in my first attempt in paper 2. I quoted a lot of case studies in almost every answer. That's all from my side. Best of luck.